नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माई एजुकेशन मॉनिटर में। पहला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सार्वजनिक काल, विशेष अधिकार काल, शून्यकाल और प्रश्नकाल, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये सही होगा, क्योंकि लोकसभा में जब कार्रवाई होती है तो उसका जो प्रथम घंटा होता है, यानी जो पहला घंटा होता है, उसको प्रश्नकाल जो है बोला जाता है, यानी प्रश्नकाल का समय होता है। उस समय जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं, और जो मंत्री लोग होते हैं, यानी कि जो उस समय सत्ता पक्ष में होते हैं, जिनकी सरकार होती है, वो क्या करते हैं, इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, प्रश्नकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, सी है गृह मंत्रालय और डी है लोकसभा सचिवालय। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, यानी 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी है शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी है राष्ट्रपति की शक्तियों से और डी है संसद की शक्तियों से। तो चलिए देखिए इसका क्या आंसर होगा। हमने यहाँ पे पहले से ही जो है टिक लगा के रखा हुआ है शहरी स्थानीय स्वशासन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा है आयरलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा हमारा, क्योंकि जो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है कहाँ से लिया गया था? वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 9, 6, 3 और 4। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन जो पहला है इसको हमने टिक किया हुआ है, यहाँ पे 9। यहाँ पे जो संविधान के 9वें भाग में और अनुच्छेद 243 में अनुसूची दूसरे में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ए, यानी 9 होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, तीसरा है संसद और चौथा है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जो बैठक होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? यानी राष्ट्रीय गान जो हमारा है वह संविधान सभा में कब इसको अपनाया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1950 को और 13 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम और तीसरा है यूएसए और चौथा है यूएसएसआर। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। जो यूएसएसआर है इसका आपको पूरा नाम बता दें, यूनियन ऑफ सोवियत
सोशलिस्ट रिपब्लिक क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यह क्या है? यह सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है और इसे अपने जो संविधान में है, संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वह किस भाग में है? भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? तो जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हेग सही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? हेग में है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में और नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? हमारा ऑप्शन होगा सी, एम्स्टर्डम में। ठीक, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, एक भाग है, या ये कह सकते हैं कि हम कार्यपालिका है। उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता हमेशा जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए होगा, उपराष्ट्रपति। ठीक, तो इसलिए उपराष्ट्रपति पे हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी जी हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो सी है, किरण बेदी, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है यहाँ प्रतिभा पाटिल, हम जानते हैं वो क्या है, इसके पहले जो है हमारे देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो ये जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य और यास्मीन अबरार। तो प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ पे रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्षा हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक, अगला प्रश्न है, पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। ये पिछली बार जो है परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इसको जो है एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। पीने के सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा होगा ए, पीने योग्य पानी। हम सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी। जो हमारा प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे जेट्रोफा, कैडलनट ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। इन चारों में से हमारा पहला जो ऑप्शन है जेट्रोफा। जेट्रोफा क्या है? यूफॉर्बिएसी फैमिली की एक फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न करती है। तो हमारा ऑप्शन होगा जेट्रोफा। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे
4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है डी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब वर्षा के पानी में घुल जाता है तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन। तो सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस पे अगर प्रभावित करने वाली गैस है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो वातावरण में फैली हुई होती है। और यह क्या करती है कि सूर्य की किरणों को तो पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन उनको वापस नहीं जाने देती, यानी कि रोकती है। तो जिससे क्या होता है कि भूमि पर जो है ऊष्मा बनी रहती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, दूसरा है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, और तीसरा है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और चौथा है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता और फिर अपघटक होता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है ना, यानी कि कोई भी चीज़ पहले वो उत्पादित होती है, उसका सेवन लोग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, और फिर क्या होती है, वो अपघटित हो जाती है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति में? तो ऑप्शन है यहाँ पे कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसायनिन और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल जो ऑप्शन हमारा डी है वो सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लोरोफिल के ही कारण हमारे पौधों की पत्तियाँ जो हरी होती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल के उपस्थिति में होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही होगा, भूतापीय ऊर्जा। यानी भौम जल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा सी, भूतापीय। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारा है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय और विंध्याचल। तो 16 घास हमारा ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ है? सिसला में, हवाई में, एंडीज में और रॉकीज में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, एंडीज में। कोटोपैक्सी जो जागृत ज्वालामुखी है कहाँ पे है? एंडीज में अवस्थित है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिरसेर परियोजना अवस्थित है। गिरसेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? कहाँ है? तो ऑप्शन हमारा होगा ए, गुजरात में। तो गिरसेर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो यहाँ प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस ये तीनों क्या हैं? अजैविक घटक हैं, लेकिन कवक क्या है? ये अजैविक घटक नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सारिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारा है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? ऑप्शन यहाँ पे है 1960 में, 1962 में, 1972 में और 1975 में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, 1972 में।
क्योंकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। ठीक। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे है 306, 275, 206, 175। तो यहाँ पे जब बच्चे का जन्म होता है उस समय शैशवावस्था में बच्चों में कुल लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन अब बाल्यावस्था तक जाते जाते उनमें कुल जो है 350 हड्डियाँ हो जाती हैं। लेकिन फिर जब वही वयस्क अवस्था में होता है तो उसमें कुल टोटल कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा 206, यानी एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1972 में, 1973 में, 1981 में और 1985 में। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, 1973 में, यानी 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ठीक।